अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल में रोज़ बरोज़ तब्दीली आ रही है, जिससे पाकिस्तान बराह रास्त मुतासर होता है। हाल ही में 2 डेवलपमेंट्स ऐसी हुई कि इसने पाकिस्तान के किरदार की नफ़ी का तासुर उभारा है। हालांकि दुनिया ये जानती है और बारहा ये कहा जा चुका है कि पाकिस्तान के मुस्बत किरदार के बगैर अफगान तस्फिये का हल मुमकिन ना था और आगे बनती सूरत हाल में भी अफगान फरीक़ैन यानी हुकूमत और तालिबान के बाद अहम तरीन फरीक पाकिस्तान ही है। लेकिन सलामती काउंसिल के अफगानिस्तान पर होने वाले इजलास में पाकिस्तान को मदऊ न करना और मुशीर बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ के अमरीका में एक इंटरव्यू से ये तासुर गया कि जैसे पाकिस्तान को इग्नोर करने की कोशिश हो रही है। यकीनन कुछ ताकतें पाकिस्तान के किरदार के हवाले से खाइफ हैं कि उनकी अरबों डॉलर की सरमायाकारी भी उन्हें अफगानिस्तान में किरदार ना दिला सकी। आज हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, जानेंगे कि पाकिस्तान के अफगानिस्तान में असर और रसूख, तवक्कुआत, खदशात में कितनी हकीकत है, कितना फसाना है। एक मुतनव्वे पैनल हमारे साथ मौजूद है। फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की, क्या इसमें तब्दीली की ज़रूरत है? सिक्योरिटी पॉलिसी का फोकस कहाँ है? सिफारतकारी की बारीकियों को जानते हुए क्या हालिया बयानात दिए जा रहे हैं? आम फहम अंदाज में समझने की और आपके सामने ये सब कुछ रखने की कोशिश करेंगे कि बदलते अफगानिस्तान के हालात हर 2 सूरत में आखिर पाकिस्तान को कैसे मुतासिर कर सकते हैं या करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान प्रोग्राम में मौजूद हैं, डीन बोस यूनिवर्सिटी डॉक्टर आदिल नजम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब, आपसे पहले बुनियादी सवाल ये जानना चाहूँगी, बल्कि मैं बाद में डॉक्टर आदिल साहब आपसे भी इसका जवाब चाहूँगी। हम समझना चाहेंगे इस बात को कि अफगानिस्तान के 6 हमसाए हैं, पाकिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और चीन। अफगानिस्तान में कोई भी डेवलपमेंट होती है, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान मुतासिर क्यों होता है? जी, इसकी 2-3 बड़ी वाज़ेह वजूहात हैं। एक तो ये कि सबसे लंबी सरहद जो है अफगानिस्तान के साथ वो पाकिस्तान की है, 2500 किलोमीटर हम जानते हैं। दूसरा ये कि एथनिकली जो पार रहने वाले कबाइल हैं उनका बहुत गहरा ताल्लुक है पाकिस्तान में रहने वाले कबाइल के साथ। तो ये एक आप यूँ समझें कि जैसे 2 जुड़वा भाई होते हैं, ये इस तरीके का मामला है। और तीसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि पिछले कम से कम 20-30 साल से लगातार जो भी अफगानिस्तान में हो रहा है उसमें पाकिस्तान बड़े भरपूर तरीके से दुनिया के साथ दिया है, उसने मुलव्वस रहा है। कोई यूएनओ की करारदादें थी उनके मुताबिक काम किया है, अगर कोई इंटरनेशनल फोर्सेस थी उनके साथ तावन किया है। और इस लिहाज से मेरा ख्याल पाकिस्तान से ज़्यादा ना तो ये कहा जा सकता है कि किसी ने हमसे ज़्यादा कुछ किया हो अमन के सिलसिले में अफगानिस्तान में, और ना ही मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के बगैर पाकिस्तान को बाहर निकाल के या इग्नोर करके वहाँ पर कोई काम हो सकता है। तो ये एक मसनूई इग्नोरेंस है, आप अगर मुझसे पूछें। और इसके मुहर्रकात जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि भी इसका पता लगाया जाए। नजम साहब भी हमारी मदद करें कि ये क्या है। मेरा अपना ख्याल ये है कि ये जो पाकिस्तान के बाकी फॉरेन पॉलिसी की चीज़ें हैं, जैसे चीन के साथ आपके ताल्लुकात हैं या रूस के साथ आपके ताल्लुकात बढ़ने जा रहे हैं, और जो आपका CPEC है और इस किस्म के कोई मसाइल जो हैं उनका भी इसके साथ शाखसाना हो सकता है। और दूसरा ये है कि आपको पता है कि अभी भी इस किस्म के शकूक का इज़हार किया जाता है कि जी जो अमेरिका को वहाँ से निकलना पड़ा या जो भी उनको प्रॉब्लम हुए वो पाकिस्तान की वजह से हुए। हालांकि लगातार यहाँ से उनकी लॉजिस्टिक जाती रही, एयर कॉरिडोर शायद वो आज भी इस्तेमाल कर रहे हो, मुझे सही मालूम नहीं है। तो मुझे तो समझ नहीं आती। और मेरा अपना एक और ख्याल भी है, और ये मेरा ज़ाती ख्याल है, इस पे नजम साहब भी कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान की नफ्सियात हैं, पाकिस्तानी लीडरशिप की नफ्सियात, उनको कहीं अच्छी तरह परख लिया है बड़ी पावर से। उन्होंने देखा है कि अगर इन पर दबाव डाला जाए तो ये ज़्यादा अच्छा बिहेव करते हैं, बजाय इसके कि इनके साथ प्यार मोहब्बत किया जाए या इनको इग्नोर किया जाए तो फिर ये प्लीड करते हैं कि जी आप हमारे साथ हमें क्यों इग्नोर कर रहे हैं। तो अगर हम अपना रवैया बदल लें और अपना रिएक्शन बदल लें
तो मेरा ख्याल है कि दुनिया के जो बड़े ममालिक हैं उनके रवैयों में बहुत फर्क आ जाएगा जी। बड़े बड़े वैलिड 2 पॉइंट्स है। मैं आपकी तरफ आऊंगी डॉक्टर साहब, लीडरशिप की नफ्सियात पर बाद में, पहले इस बात पर आ जाते हैं कि जुड़वा भाई की टर्म इस्तेमाल की है जनरल साहब ने। 40 साल करीबन हो गए, हमें कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट इस सरहद पार से नहीं आया। अब हम अपनी कुर्बानी और काविश की जितनी भी बात करें, जनरल साहब ने भी कहा हम समझा नहीं सके, कुर्बानी और काविश बता नहीं सके, दुनिया समझ नहीं सकी। प्रॉब्लम किस जगह पर है और क्यों हम ही मुतासिर हो रहे हैं इस खित्ते में इस सूरत हाल से? सर देखिए, मेरे ख्याल में जो आपका पहला सवाल था उसका लोधी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त, जो उसके मुहर्रिकात हैं कि एक तवील आपकी सरहद है, आपकी एक तारीख है। वो तारीख 40 साल की नहीं है। सच्ची बात यह है कि वो तो 75 साल पहले 1947 से जुड़वा जरूर हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दो भाई जो हैं बड़े बाहमी यकजहती के साथ किसी वक्त भी रहते थे। तो एक वो तारीख जो है उसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक और पहलू है मेरे ख्याल में जिसका जो इस वक्त है बहुत ज़्यादा असर है, वो ये कि पिछले 40 साल जिसका आपने जिक्र किया उसमें बहुत एक बड़ी तादाद अफगानियों की पाकिस्तान में रहते थे हैसियत रेफ्यूजीज। और जो इस वक्त अफगानिस्तान की सियासत है वो बेसिकली उस रेफ्यूजी पॉपुलेशन की भी सियासत है, तो समझो तालिबान है, और उसकी वजह से दुनिया को एक आसानी हो जाती है नथी करने की, और उसके भी तारीखी मरकज़ हैं जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। तो यकीनन जो लिंक है वो बहुत गहरा है, उसके मुहर्रिकात भी बहुत ज़्यादा हैं, और ख़ुसूसन ये कि जैसे लोधी साहब ने भी जिक्र किया कि जब सियासी हल की बात होती है तो उसमें एक पाकिस्तान का किरदार रहता है। हम उसको, इस किरदार को मुस्बत पहलू से देखते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि तमाम दुनिया जो है वो इस बात पे कायल हो चुकी है या इस बात पे उनको यकीन है कि उनकी लिहाज में वो मुस्बत है या नहीं है। क्योंकि वो जब देखते हैं तो वो एक मुल्क जो है उसको वो लावा फटते हुए अफगानिस्तान की जो हालत देखते हैं, तो फिर पाकिस्तान एक आसान टारगेट बन जाता है किसी की तरफ उंगलियां उठाने का। जहां तक सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की बात है, एक मैं और बात कर दूं, मेरे ख्याल में देखें गलती थी कि पाकिस्तान नहीं था वहां, लेकिन कोई ऐसा बड़ा कोई अजाब भी नहीं आ गया, कोई इतनी बड़ी गलती भी नहीं थी। उस सिक्योरिटी काउंसिल की हद तक ये एक बात याद रखिए कि सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंटशिप होती है वो हर महीने तब्दील होती है मेंबर्स के दौरान। इस वक्त जो वो चेयरमैनशिप है, जो प्रेसिडेंटशिप है, वो भारत के पास है। मीटिंग कॉल की भारत ने, तो इस बात पे हमें कोई ज्यादा ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि भारत ने जब मीटिंग की तो उसने पाकिस्तान को साइडलाइन कर दिया। तो डॉक्टर साहब मैं इस पे लेटर आना चाह रही थी, मगर आप आ गए हैं तो फिर वो लीडरशिप की नफ्सियात वाली बात रख के पहले इस मामले को डिस्कस कर लेते हैं। क्या फिर पाकिस्तान ने जो रिएक्शन दिया, डेस्परेट होकर वो रिएक्शन दिया, उसको रिएक्ट करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था? अब इसको इस रेफरेंस में भी रख लीजिएगा जो मोहित यूसुफ साहब के वहाँ इंटरव्यू हुए हैं, जिसमें उन्होंने जो गुफ्तगू की है फोन कॉल्स को लेकर, हमारे पास और ऑप्शंस भी मौजूद हैं और इमरान आइंदा ऐसा कोई बयान नहीं देंगे जिससे अमेरिका नाराज हो। वी आर इन सम फिक्स, हम फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं, डेस्परेट हो रहे हैं, हम जानना चाह रहे हैं कि हम ऑन बोर्ड हैं नहीं इस मतलब हम कहीं कंफ्यूज्ड हैं अपनी पॉलिसी को लेकर इस पूरी सूरत हाल पर, या दुनिया को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे कि अमेरिका क्या चाह रहा है? हम नहीं कंफ्यूज, सारे कंफ्यूज हैं। अच्छा। मुझे जरा बता दें, इसमें कौन कंफ्यूज नहीं है? लेकिन अफगानिस्तान पूरा का पूरा कंफ्यूज है। अमेरिका जो है वो कंफ्यूज, वो तो बहुत राया हुआ है। एक 19 साल के बाद आपने कि जनाब मैं तो जा रहा, और क्योंकि उनकी अपनी सियासत के इतने बड़े मसाइल हैं, भारत कंफ्यूज है, कभी वो तालिबान से बात करता है, कभी नहीं बात करता, तुर्की कंफ्यूज है। तो कहने का मकसद, ये मैं मजाक की बात नहीं कर रहा, ये मसला कंफ्यूजिंग है, और इस वक्त कोई एक्टर ऐसा नहीं है कि जिसको पता है कि वो क्या हो रहा है। तो एक तरह से जो है ना, ये ब्लाइंड फोल्डेड अंधे लोग जो हैं वो अंधेरे में हाथ पैर मार रहे हैं समझने को कि क्या करें, और कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक गेम है जो हमें समझ नहीं आ रही। जहां तक आपकी दूसरी बात है लोधी साहब की, आई वुड बी वेरी इंटरेस्टेड कि उनका क्या इसमें पहलू है। मेरा अपना ये ख्याल है कि हमें रिएक्शन जरूर देना चाहिए था, लेकिन डेस्परेट होने की जरूरत नहीं। डेस्परेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक तरह से देखिए हमारा मौकफ ये है और होना चाहिए कि अफगानिस्तान का मसला अफगानिस्तान का मसला। हम दुनिया को कंफ्यूज कर देते हैं जब एक तरफ से हम कहते हैं अफगानिस्तान का मसला का हल अफगान करेंगे, और दूसरी तरफ से जो है हमें अगर हम बहुत डेस्परेटली ये नजर आए कि जनाब हमें दावतनामा क्यों नहीं आया, मुझे शादी पे क्यों नहीं बुलाया गया, मुझे कोई अच्छी कुर्सी क्यों नहीं दी गई, तो कहने का मकसद ये है कि इस मसले में हमें अपना जो है मौक़िफ़ जरूर देना चाहिए था। लेकिन हमने, और हमसे मुराद सिर्फ हुकूमत नहीं है, मेरे ख्याल में मीडिया वगैरह भी है,
कुछ थोड़ी सी ज्यादा डेस्परेशन दिखा दी, जिस तरह अगर हम उस सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में होते तो क्या कर लेते, या क्या फर्क हो जाता, उसका कोई नतीजा फर्क हो जाता। ठीक, मैं इसी बात को जनरल साहब, जैसे कि अगर डॉक्टर साहब की बात को ही रखा जाए कि सभी कंफ्यूज्ड हैं, ब्लाइंड फोल्डेड सिचुएशन है, तो जाहिर बात है हम समझ रहे हैं किसी को भी नहीं पता कि क्या होना है, तो हम वाकई ही ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर हमें तो फिर इतना पता होना चाहिए कि सभी कंफ्यूज्ड हैं तो हम रिलैक्स होकर बैठे कि ये जो भी एग्जिट स्ट्रेटेजी बनेगी हम पार्ट होंगे उसका कहीं ना कहीं, वी आर द नेबर्स। जी, इस कंफ्यूजन को अगर थोड़ा सा मुझे इजाजत दे तो मैं चाक करने की कोशिश करूं। जी श्योर। मैं एक दो ऐसी बातें करता हूं जिसको या कोई निगेट कर दे या उसको मान ले, जैसे भी है। नंबर 1, अमेरिका, इंडिया, अशरफ गनी, इनका बहुत स्ट्रॉन्ग नेक्सस है। दिस वन स्टेटमेंट, इसको आप अलग रख दीजिए। अमेरिका भले कुछ भी कहे, उसके जो अफगानिस्तान में और खित्ते में इंड्यूरिंग इंटरेस्ट हैं वो मैं आपको गिनती कर देता हूँ। उसमें से बता दीजिए कि यहाँ पर चीन का इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ना हो अफगानिस्तान में भी, इस खित्ते में भी। रूस नॉर्थ साउथ कॉरिडोर इस्तेमाल करके या गर्म पानियों तक ना जा सके पाकिस्तान के थ्रू और ईरान के थ्रू। सेंट्रल एशियन कंट्रीज वो जो कि रूस के जेर असर हैं वो लैंड लॉक्ड रहे और उनको ये ना मिले एग्जिट पानी की तरफ। सी पैक आगे ना चले, उनकी वो नज़र रख सकें जो कुछ ईरान न्यूक्लियर मैदान में कर रहा है, वो नज़र रख सकें जो कि हमारे असासे हैं। ये 6 इंटरेस्ट हैं। अगर कोई कह दे कि जी ये इंटरेस्ट नहीं है तो फिर वो कहें, जो भले जो भी कहें, जी हमारा इंटरेस्ट तो ये है कि यहाँ पर ये और वो। अच्छा, पहली बात मैंने नेक्सस की बता दी, दूसरा मैंने इंटरेस्ट बता दिया। इससे मेरा कंक्लूजन क्या है? मेरा कंक्लूजन ये है कि ये 3 एंटिटीज, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया, अफगान गवर्नमेंट मौजूदा, यानी कि अशरफ गनी, बल्कि मैं कहूँगा पूरी गवर्नमेंट भी नहीं, वो अफगानिस्तान में अमन नहीं चाहते। और अमन हो तो वो जो 6 बातें मैंने गिनवाई हैं वो आगे चल पड़ती हैं। अमन ना हो तो वो 6 बातें रुकी रहेंगी। ये बात अगर बुनियादी तौर पे समझ जाएं, जो मैं इस पे इंसिस्ट नहीं करता, ये मेरी समझ है, नाक़िस हो सकती है, ये अगर समझ जाए तो फिर ऐसा नहीं होगा कि आप वो जो कहते हैं खरगोश के साथ भी दौड़ रहे होते हैं और घोड़ों के साथ भी दौड़ रहे होते हैं। तो हमें अगर ये अंदाजा हो जाए कि कौन अमन चाहता है और कौन अमन नहीं चाहता तो हालात बड़े बेहतर हो सकते हैं, हम ज्यादा अच्छी पॉलिसी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन है जिसका जिक्र कर रहे हैं, उस कंफ्यूजन को इस तरीके से दूर किया जा सकता है अगर बेसिक्स पर हम, जिनको हम एबनिशियो चीजें कहते हैं, उनके ऊपर चलने की कोशिश करें। लेकिन ये याद रखिए, FATF, IMF, वर्ल्ड बैंक, मिडल ईस्ट कंट्रीज, आपको बांधा किस किस तरीके से हुआ है। तो मैं तो चूंकि पॉलिसी मेकर्स में नहीं हूं, मैं समझता हूं कि हमारे पॉलिसी मेकर्स के लिए बहुत मुश्किल काम है। जब फंसे और वो जो थोड़ा बहुत कर रहे हैं, पता नहीं वो किस तरीके से, किस करब से गुजर के कर रहे होंगे, लेकिन ये कि टेबल पर बैठकर ये सारे काम करने की जरूरत है। उस पर तुर्रा इम्तियाज ये कि इंटरनल डिसेंशन जो हमारे अंदर है, चाहे वो इंटर इंस्टीट्यूशन हो, चाहे गवर्नमेंट और ऑपोजिशन की हो, वो उसके ऊपर आप समझते जल्दी पर तेल छिड़कती हैं। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि हमारे ये मेरे ध्यान में आता है कि अगर बैठकर आराम से इन चीजों को किया जाए तो हम आगे चल सकते हैं। मगर हम हैं कहाँ इस सारे में, ये बड़ा अहम सवाल है। डॉक्टर साहब, ये जो नेक्सस की बात की है, सवाल आपसे ये है कि इस वक्त दिखता यह है कि खित्ता करीबन ये कह लिया जाए कि 90s में वापस जा चुका है, कि जिस वक्त यहाँ से रशिया गया और जो स्ट्रगल अफगानिस्तान में और खित्ते ने देखी, और फिर जो हुआ 9/11 और उसके बाद अमेरिका यहाँ आया, क्या अमेरिका ने लर्न नहीं किया होगा दोबारा ऐसे सडन गायब हो जाना? वो जो पिछले 15-18 साल दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का पूरा एक बयानिया वो गुम हो चुका है। आपके ख्याल में क्या वाकई अमेरिका आज फिर इस खित्ते में बदअमनी और जिसे कहा जाए कि अदम इस्तेहकाम उसको दरकार है? तो इसका मतलब है कोई लर्निंग नहीं है। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, लेकिन अगर आप मुझे 1 सेकंड की इजाजत दें, क्योंकि लोधी साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग एक एनालिसिस पेश किया है और मेरे ख्याल पे इस पर सोचना चाहिए। अगर हम दूसरा हिस्सा उस मफरूजे का मान भी लें तो मेरी सिर्फ गुजारिश ये होगी कि जो पहला नेक्सस वाला हिस्सा है, आई एम नॉट श्योर कि अशरफ गनी उस नेक्सस का उतना अहम है। आई थिंक अमेरिका के लिए भी और शायद भारत के लिए, लेकिन अमेरिका के लिए अशरफ गनी डिस्पोजेबल है। और ये जब अशरफ गनी गए बाइडेन से मिलने, तो उस मीटिंग से जो हमें नजर आया, उसमें ये नजर आया कि अगर हम ये बाकी सारा एनालिसिस जो है वो उससे चेंज नहीं होता, लेकिन अशरफ गनी में नॉट बी दैट इंपॉर्टेंट। अगर वो बाकी चीजें हैं भी
तो वो तो शायद तालिबान भी डिलीवर कर सकते हैं, या जो भी तालिबान या मिक्सचर किस्म की चीज आएगी। सो एक तो सिर्फ उस अहमियत को मैं बदलूंगा। जहां तक आपकी बात है अमेरिका की, गुजारिश अगेन मैं बड़ी मुद्दबाना तरीके से ये करूंगा कि एक तरह से तो अमेरिका ने सबक सीख लिया ना। 19 साल कोशिश की, नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने कहा अच्छा जी हम जा रहे हैं, कट योर लॉसेस एंड गो। कई बार वापस जाना सबक सीखना ही होता है ना। अगर गलत रास्ते पे चल रहे हो। डॉक्टर साहब, कतई कलामी की माजरत, यहीं पर एक जुमला रख लीजिए। आप कह रहे हैं सीख लिया, और शायद मुझे यहाँ तक याद पड़ता है, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ, कि हमारे लास्ट जब हमारी बात हुई थी शो में ही, तो आपने तब कहा था कि अमेरिका ने सीख लिया। मगर जो बात जनरल साहब कह रहे हैं कि अमेरिका चाहता है अदम इस्तेहकाम यहाँ पर, और उसके आगे जो उन्होंने वो 6 डेवलपमेंट्स या इंटरेस्ट की बात की है कि अगर अदम इस्तेहकाम होगा तो वो इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो सकते हैं। सो अमेरिका चाहता है कि चाइना, रशिया, ये डेवलपमेंट्स इस खित्ते में हो, यहाँ पर सुपर पावर्स इमर्ज हो, या वो पीछे रहकर यहाँ पर अदम इस्तेहकाम ही उसको दरकार है, और अब वो इस रास्ते से वो अदम इस्तेहकाम चाहता है। हो सकता है। दैट इज व्हाई आई थिंक ये एनालिसिस जो है ये तलब करता है कि हम इसको गौर से सोचें, जो भी इस पे नतीजा निकले। लेकिन मेरी एक इसमें इस बारे में ये गुजारिश होगी कि एक तो सबक सीखने की बात, दूसरी बात ये कि जब हम कहते हैं अमेरिका ये कर रहा है या दूसरा ये कर रहा है, तो वो उतनी ही मुस्तनद स्टेटमेंट होती है जब हम कहते हैं पाकिस्तान ये कर रहा है। ठीक, ऐसा नहीं है कि अमेरिका सिर्फ एक है, और खुसूसन इस वक्त अमेरिका एक नहीं, और खुसूसन अफगानिस्तान के मसले पे मैं नहीं जानता कि अमेरिका की क्या पॉलिसी है, और शायद अमेरिका भी नहीं जानता कि पाकिस्तान की क्या पॉलिसी है। और अगेन मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस बात कर रहा हूं। देखिए ये सीरियस मसला है, ये सिर्फ हम तो नहीं है जिसमें एक 1 पेज की बात होती है। अमेरिकन पॉलिसी ऑन अफगानिस्तान 1 पेज पे नहीं है। अमेरिका में एक हॉक्स है, और मेरे ख्याल में उनकी जो एनालिसिस है वो वहां हो सकता है जहां लोधी साहब, जो नहीं चाहते थे कि अमेरिका वहां से निकले। दूसरी तरफ से वो डव हो या ना हो, लेकिन वो बाइडेन साहब हैं जो बहुत अरसे से ये कह रहे थे, जब वो ओबामा के वाइस प्रेसिडेंट थे, कि यार यहां से निकलो। और अब उनके लिए ये अंदरूनी मसाइल की वजह से, अमेरिका के जो अंदरूनी सियासी मसाइल हैं वो इतने गंभीर हैं कि ही वांट्स टू कट एंड लूज, कि यार मेरा सारा इंटरेस्ट जो है वो तो मुल्क संभालने पे। देखना, आप ये ना भूलें कि अमेरिका की जो अंदर की सियासत है वो कितनी गंभीर है। तो इन अ वे बाइडेन के जो फैसला है वो अफगानिस्तान के हालात पे डिपेंडेंट इतना नहीं था जितना अमेरिका के हालात पे था। तो जो हम कार्रवाई देख रहे हैं वो हम अमेरिका की भी बहस देख रहे हैं। एक अगर छोटी सी एक मैं मिसाल दूं, आपने जो क्लिप चलाया था ना शुरू में, उसमें एक अमेरिकन जो सफीर थे यूनाइटेड नेशन के, वो कह रहे थे कि हम तालिबान को कभी नहीं आने देंगे और ये नहीं देंगे। मैं वो देख के मुस्कुरा रहा था कि यार डील तो तुमने की थी, और डील तो तुमने तालिबान के साथ की थी। जब दोहा में गुफ्तगू हो रही थी तो वहां तो आप अशरफ गनी को बुलाते नहीं थे। सारी गुफ्तगू आप की है, और अब आप इस तरह सोच रहे हैं कि सब भूल गए कि 6 महीने पहले क्या हो रहा था। और उसका ये मतलब नहीं है कि वो गलत बयानी कर रहे हैं, उसका मतलब ये है कि वो जो मैं कंफ्यूजन की बात कर रहा हूं कि मल्टीपल पोल्स ऑफ पावर एग्जिस्ट विद इन अमेरिकन पॉलिसी। ठीक, अमेरिका अभी तक तय नहीं कर सका कि वो क्या करना चाहता है। ठीक है, हमारे साथ अफगान उमूर माहिर अयाज वजीर साहब भी मौजूद हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं कि ग्राउंड सिचुएशन इस वक्त क्या है। अयाज वजीर साहब, बहुत शुक्रिया। मुमकिना तौर पर जो हालात और जो खबरें अफगानिस्तान से रिपोर्ट हो रही हैं, एक तो ये कहा जा सकता है इम्कान के अगले 2 से 4 माह या 6 माह में तालिबान मैक्सिमम कंट्रोल हासिल कर लें। दूसरी सूरत हाल ये हो सकती है कि अफगान फोर्सेस इतना रेजिस्ट करें कि जैसे माजी में हो चुका है, 2 से 3 साल 4 साल तक का वक्त लगे इस रेजिस्टेंस को देखते हुए, जो रूस के जाने के बाद अफगानिस्तान में हालात रहे और खाना जंगी रही। दोनों सिचुएशंस को रखते हुए, सिचुएशन ए और सिचुएशन बी, पाकिस्तान पर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? ज्यादा खतरनाक सूरत हाल कौन सी रहेगी? देखो, ये तो वही सिचुएशन बनती जा रही है जो पहले डॉक्टर नजीब के जमाने की थी। जब मुजाहिदीन जा रहे थे तो हम सब समझ रहे थे कि बस मुजाहिदीन गए और काबुल फतह कर लिया, लेकिन 3 साल उसके बावजूद भी लगे कि वहां से सोवियत यूनियन चला गया था। जब वो रूस बन गया तो तब 3 साल बाद काबुल की हुकूमत गिरी, और वो भी लड़ाई के बाद। तो अल्लाह न करे ये नौबत वहाँ पेश आ जाए। ग्राउंड रियलिटी ये है कि तालिबान ने नॉर्थ में बड़े गेन्स कर लिए हैं, 3-4 सूबों के मरकज ले लिए, और काबुल को शायद वो मैं समझता हूँ कि वो फोर्सफुल टेक ओवर नहीं करेंगे। उसके गिर्द जैसे वो मुहासरा करने वाली बात, इर्द गिर्द सारे इलाके काबू कर लेंगे ताकि उस हुकूमत से अपनी बात मनवा सके। लेकिन दोनों सूरतों में इतना आसान नहीं है। अगर सुलह हो जाता है
तो फिर तो बहुत बेहतर है। लेकिन अगर तालिबान ताकत के जरिए आगे चल पड़ते हैं तो भी पाकिस्तान के ऊपर उसके बड़े मनफी असरात बनते हैं। और अगर वो सिविल वार में बदल जाए, अफगान हुकूमत भी लड़ाई पे उतर आए और उधर से अमेरिका भी B-52 बमबार तैयारों से ऊपर से आसमान से बम गिराना शुरू कर दे। तैयारों से बम तो यह सब शुरू हैं और आबादी को इनखला का भी कहा गया है। ये फरमाइएगा कि तालिबान से मुतालिक खबर क्या है वहां पर? वो अमन मुज़ाकरात को ही चाहते हैं या बंदूक का जोर ही चाहते हैं? B-57 शुरू है लेकिन इतने शुरू नहीं है जितने वियतनाम में हुए थे। अगर खुदा न खास्ता ऐसे हो गए फिर अफगानिस्तान का हुलिया बिगड़ जाएगा। रही उनके सुलह की बात अब अगर मुझे नहीं पता कि दोहा में अब चल रही है क्या नहीं। अगर चल भी रही है तो वो बड़े लोअर लेवल पे होगी। अब उससे मेरा ख्याल है दोहा वाली प्रोसेस से बात आगे निकली है। अब अगर कोई कोशिश करे भी तो इट शुड बी डायरेक्ट बिटवीन अशरफ गनी और मुल्ला हैबतुल्लाह। इनके दरमियान अगर डायरेक्ट कोई बात हो जाए तो हो जाए, न हो गई तो फिर बदकिस्मती से या तालिबान ताकत से लेंगे या फिर सिविल वार शुरू हो जाएगा। दोनों सूरतों में पाकिस्तान के ऊपर बड़े मनफी असरात होंगे। अल्लाह हमें उससे बचाए। बेशक, अल्लाह ताला हिफ्ज़ व अमान में रखे। सर, दो और छोटे छोटे बातें आपसे मैं जानना चाहूँगी। एक तो अफ़गान मुहाजिरीन की तादाद को लेकर नंबर्स भी आ रहे हैं कि 7 लाख तक पाकिस्तान आ सकते हैं। ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर को बंद भी किया गया है, एक बड़ा क्लियर अपना नुक्ता नज़र भी दिया गया है। पाकिस्तान रोक सकेगा मुहाजिरीन की आमद को? एक इंटरनेशनल प्रेशर भी आएगा इस पूरी सूरत हाल में। देखिए, खुदा ना करे अगर वही जो मैंने पहले बात की B-57 पूरी तरह शुरू हो गए वियतनाम की तरह, फिर ये ऐसे तूफान इधर आएगा जिस तरह भी उनको भागने का मौका मिले। इतने लोग, इतना तूफान आएगा कि फिर ये आपका बाढ़ उसको संभाल नहीं पाएगा। और फिर अगर आप उनको रोकेंगे पूरी दुनिया आपको मुर्द इल्जाम ठहराएगी कि इनको अमन की जगह दे दो, पनाह दे दो। ये तो इंटरनेशनल कवानीन में है कि अगर जान का खतरा हो तो आप दूसरे मुल्क में पनाह ले सकते हैं। तो वी हैव नो ऑप्शन। बल्कि बेहतर ये होता कि हम अपने बॉर्डर के अंदर कोई एरिया अभी से एलोकेट करते कि इनको हम यहाँ पे हराएंगे। हमारे यहाँ से ये कहा जा रहा है कि नहीं, वो अफगानिस्तान के अंदर उनको रोक ले। अफगानिस्तान के अंदर तो वो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ फिर मुहाजिर नहीं कहलाएंगे। फिर लोकली डिस्प्लेस्ड लोग होंगे। उनकी इमदाद का तरीका दूसरा होता है और हिजरत वालों का इमदाद का तरीका यूएन का दूसरा होता है। तो ये मुश्किलात आएंगी, उसको हम शायद उस वक्त फिर फेस न कर सके। जो करना है अभी कर लें। अय्याज साहब, आपसे पहले मेरे साथ डॉक्टर आदिल नजम और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब मौजूद है। बात कर रहे थे हम लोग कि कंफ्यूजन है जो अफगानिस्तान में हो रहा है, चाहे सुपर पावर्स की बात कर ली जाए, रीजनल मामलात देख ली जाए, मुल्कों को कोई भी श्योर नहीं है कि क्या होगा या क्या होने जा रहा है। इवन अफगानिस्तान के अंदर अफगान हुकूमत या तालिबान भी। आपकी राय में क्या कोई कुछ दिखता है कि क्या होगा? ये सब कुछ अभी ब्लाइंड फोल्डेड है। और दूसरा ये फरमाइएगा कि क्या तालिबान अगर काबुल पहुंच जाते हैं तो पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन होगी एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने में? देखिए, पहले सवाल के साथ मैं उनके साथ एग्री करता हूँ। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है। लेकिन मेरी राय ये है, मैंने 2 मरतबा पहले भी कहा है कि दूसरे मुल्कों के अफगानिस्तान के अंदर इंटरेस्ट है, हमारे स्टेक्स इन्वॉल्व है। तो हमें हर तरह की कोशिश करनी चाहिए कि ये मुसीबत अफगानिस्तान के अंदर ही हल हो जाए, उसकी तपिश हम तक न पहुंचे। अगर खुदा न खास्ता यहाँ तपिश पहुंचे तो फिर उसके बहुत ही गलत और दुरस्त नताइज होंगे। दूसरा सवाल, माफी चाहता हूँ मैं आपका भूल ही गया। सर, अगर तालिबान काबुल पर कब्जा कर लेते हैं तो पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन बचेगा? पाकिस्तान ने तो अनफॉर्चुनेटली अपना ऑप्शन रखा ही नहीं। उन्होंने तो ऑलरेडी ऐलान कर लिया कि अगर तालिबान ताकत के जोर पे काबुल टेक ओवर कर ले तो हम उसको तस्लीम नहीं करेंगे। फिर आप क्या करेंगे? ये ऑप्शन इस तरह इतना वन एंडेड या वन साइडेड फैसला नहीं करना चाहिए। बरतानिया ने फैसला किया, उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। उन्होंने कहा तालिबान ने अगर टेक ओवर कर लिया और दूसरे मुल्कों के साथ ऐसे डीलिंग शुरू कर ली जैसे कि मुल्कों के साथ होती है तो हम उस हुकूमत को मानेंगे। तो ये इस तरह हम भी कह लेते तो एक रास्ता निकल सकता। अब तो हमने अपने रास्ते बंद कर लिए। हमने एक ही सेंटेंस में कह दिया कि
कर ले फिर हम नहीं मानेंगे। फिर अब इसमें मैं मजीद क्या कमेंट कर। बहुत बहुत शुक्रिया याज वजीर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं। जो सवाल उठाए वजीर साहब ने कि हमें चाहिए कि अफगानिस्तान से आने वाली तपिश को वहीं रोक लें, हमारी पॉलिसी क्या है, क्या रहनी चाहिए और डिप्लोमेटिकली कैसे मामले को हैंडल करने की जरूरत है। डॉक्टर आदिल नजम और लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी हमारे साथ हैं। ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। अफगानिस्तान में दीगर ममालिक के इंटरेस्ट हैं मगर हमारे स्टेक हैं। ब्रेक से पहले अयाज वजीर साहब ने गुफ्तगू की। आपकी जानिब आऊंगी मैं जनरल साहब। अब कुछ पॉलिसी के ऊपर फोकस करते हुए अफगान पॉलिसी या ओवरऑल अगर खारजा पॉलिसी की बात की जाए, पाकिस्तान की रियासत, पॉलिसी साज इदारे हो या अवाम एक पेज पर होते हैं या कोई गैप भी होता है? अगर थोड़ी सी तारीख से नजर डाली जाए तो 91 की इराक ईरान जो जंग थी, रियासत सरकारी तौर पर ईरान के साथ थी, अवाम की दिलचस्पी कहा जाए, साथ कहा जाए, जज्बात कहा जाए, वो इराक की जानिब थी। जी इसमें दो फैक्टर्स हैं। एक तो रियासत के पास जो मालूमात होती हैं वो अवाम के पास हो सकता है ना हो। कुछ तो मालूमात ऐसी हैं जो कि साफ ज़ाहिर है कि ओपन सोर्सेज होती हैं, कुछ मालूमात ऐसी भी होती हैं जो कि ओपनली सबको मालूम नहीं होती, एक बात। और दूसरी बात, जो हीट लेट अस से इकोनॉमिक हीट, लेट मी से आजकल के हिसाब से जो रियासत महसूस कर सकती है वो शायद अवाम महसूस ना कर सकते हों। तो जो आपकी आज़ादाना खारजा पॉलिसी है वो तो तभी आज़ाद हो सकती है अगर आप माशी तौर पे आज़ाद हों, आप बाकी सियासी तौर पे इंटरनेशनल रिलेशंस के लिहाज से आज़ाद हों, और भी चीज़ें हैं इसमें जो आ जाती हैं। तो वो तो फ़र्क इसमें हो सकता है, वो फ़र्क आज भी है, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा ये फर्क बताना चाहूंगा। जो पहली वाली सिचुएशन और आज की सिचुएशन में याद साहब बात कर रहे थे। देखिए बात ये है कि पहले जब यूएसएसआर जो कि रशियाबाद में बना वो जब गया तो यहाँ से अमेरिका भी चला गया और एक वैक्यूम पैदा हो गया। अब प्रॉपर कोई यहाँ पर किसी का देखभाल, वो पाकिस्तान के पास इतने वसाइल नहीं थे कि वो इस चीज को, बाकी कोई इंटरेस्टेड नहीं था। उसके अलावा ये तुरा इम्तियाज ये कि पाकिस्तान और ईरान ने वहां पर प्रॉक्सी वार शुरू कर दी, जो कि बहुत ही एक आपको पता है उसके नतायज जैसे भी निकले। इस दफा सिचुएशन जरा डिफरेंट है। एक तो ये कि अमेरिका गया है, यहाँ पर बड़ी बड़ी ताकतें मौजूद है, चीन मौजूद है, रूस मौजूद है, पाकिस्तान मौजूद है, ईरान मौजूद है। आपने देखा होगा कि तालिबान ईरान गए हैं, रूस गए हैं, चीन गए हैं, पाकिस्तान आए हैं। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जरूर ये बातचीत हो रही होगी कि जी ना आप वहां पर कोई ऐसा काम करें ना हम करेंगे। अफगान तालिबान ने सबक सीखा होगा, एक बाढ़ लग चुकी है, रेगुलराइज हम कर सकते हैं। एक छोटी सी बात मैं सामने लाना चाहूंगा कि अगर तालिबान कहते हैं हमने 85% इलाके पे कब्जा कर रहे हैं, लेटर से वो गलत है और 60% पे है या 50% पे है, तो कम से कम कोई चंद हजार पनाहगजीन तो आ जाने चाहिए थे अब तक। फिर आपको ये भी पता है कि अफगान तालिबान ने सील किए हैं रास्ते। उन्होंने सबसे पहले जो दाएं बाएं के ममालिक हैं उनके साथ जो आने जाने वाले रास्ते हैं उनके ऊपर कब्जा किया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो तादाद बताई जा रही है, और फिर ये कि जो शहरों से जिन लोगों ने आना है वो उन्होंने बसीज कर लेंगे, वो उनके इर्द गिर्द ये घेरा डाल लेंगे। तो जब आने जाने के रास्ते बंद हैं, शहरों का घेराव हुआ होगा और इस किस्म के मामला होंगे, तो मेरा ख्याल है कि शायद इतने पनाहगजीन अगर आना भी चाहें तो शायद ना आ सकें। अगर कोई उनको मौका मिल जाए तो वो अलग बात है। तो मैं समझता हूँ कि देयर इज अ डिफरेंस इन दिस सिचुएशन, और इस सिचुएशन के डिफरेंस की वजह से मैं इसीलिए पुरुमीद हूँ कि, और एक दो और बातें जब मैं देखता हूँ जो तालिबान के बयानात हैं, जब वो एक तो ये जो डिप्लोमेसी कर रहे हैं, दूसरा जब वो कह रहे हैं कि जी हम इंक्लूसिव हुकूमत चाहते हैं और हम ख्वातीन को अपना काम करने देंगे, हम बच्चियों की पढ़ाई में मुखल नहीं होंगे, हम अपने एक अकलियतों का ख्याल रखें, वो तमाम चीज़ें जिस पर दुनिया शक व शुबात करती है वो सब उन शकूक को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें ये भी मालूम है पिछले तजर्बे की बुनियाद पर कि जब तक इंटरनेशनल रिकग्निशन ना हो आपकी मैशत नहीं चल सकती, आपकी सियासत नहीं चल सकती, और इंटरनल उनको सपोर्ट भी चाहिए। तो इसलिए आपने देखा होगा कि अभी तक जो कुछ हो रहा है वो कि मगरबी जो अबलाग है वो बहुत ये प्रोपेगेंडा कर रहा है जी वहाँ शदीद लड़ाई हो रही है, वहाँ बहुत लोग मारे जा रहे हैं। मेरा अपना ख्याल ये है कि ज्यादातर इलाका उन्होंने जो कब्जा किया है वो बातचीत के जरिए किया है, फाम और तफहीम से किया है। हाँ, ये शहरों की लड़ाई है, इसमें चूंकि उनको डिसएडवांटेज है। और जहां तक ये बमबारी वाली बात है, इसमें मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, पाकिस्तान ने 2 असूल बनाए हैं। एक तो वी हैव नो फेवरेट्स, जो कि मेरे ख्याल में गलत असूल है। एक साइड आपका खून बहाती रही लगातार,
एक ने इतना कुछ नहीं किया, लेकिन चले इट्स अ गुड प्रिंसिपल डिप्लोमेसी के लिहाज से भी और अदरवाइज भी। दूसरा कि ये अफगान ओन्ड अफगान लैंड, अभी आप ये देखिए कि अगर आज भी अमेरिका अशरफ गनी की हमायत कर रहा है तो वो दोनों चीजों की नफी कर रहा है। नंबर एक, फेवरेट्स को प्ले कर रहा है, नंबर दो, दे आर नॉट लिविंग इन टू अफगान ओन्ड अफगान लैंड। तो अभी ये है, आप देखें कि अफगान तालिबान जिन्होंने आखिरी जुमला, अफगान तालिबान जिन्होंने अमेरिका और नेटो को घर का रास्ता दिखा दिया, वो उनकी बाकियात के साथ कैसे मतलब करेंगे कि उनको कोई मौका दे दें। अमेरिका का किरदार, जनरल साहब यहाँ पे अमेरिका का किरदार, वही जो बात बार बार हुई कि कंफ्यूजन दिखती है। अमेरिका जिस मकसद से आया था वो अलकायदा या उसामा, उसको अचीव हो गया। वो अब चाहता क्या है, वो कोई कहता है सबक सीख लिया है, कोई कहता है नहीं। मगर ये मैं पहले इस पॉलिसी, अपनी रियासत की पॉलिसी पे बात करना चाहूंगी डॉक्टर साहब आपसे भी। मैं जिस गैप की बात कर रही थी कि एक हमने कह दिया कि हमारे कोई फेवरेट्स नहीं है, वहां से यहाँ कुछ दरअंदाजी नहीं होनी चाहिए, यहाँ से वहां कुछ नहीं होना चाहिए। आपके ख्याल में इस वक्त कोई इस स्ट्रेटेजी में गैप है रियासत और अवाम के दरमियान? यानी मैं उस इम्पैक्ट की बात कर रही हूं कि अगर खुदा न खास्ता बॉर्डर्स पर प्रेशर आता है तो इम्पैक्ट आएगा, या वही पॉलिसी जो रियासत की है वो अवाम की तरफ से भी दिखेगी? देखिए, गैप हो या ना हो, लेकिन गैप की परसेप्शन बहुत ज्यादा है, और वो सिर्फ गैप नहीं है, बहुत बड़ी दराड़ है। और मैं अवाम की बात तो कर ही रहा हूँ, लेकिन उससे ज्यादा जो सियासी बात है, इसका जिक्र लोधी साहब ने बिल्कुल शुरू में किया था। देखिए, एक अमूमन ये होता है कि किसी भी मुल्क की जो खारजा पॉलिसी होती है उस पे जनरल इत्तेफाक होता है। इकोनॉमिक पॉलिसी पे, सोशल पॉलिसी पे, पॉलिटिकल इश्यूज पे बहुत इख्तिलाफ होता है, लेकिन जो फॉरेन पॉलिसी होती है उसमें इत्तेफाक होता है। बेसिकली जनरली एक ही होती है, और उसकी जरूरत होती है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी और खुसूसन सिक्योरिटी पॉलिसी इतनी अहम होती है कि अनलेस आपको इत्तेफाक हो और इत्तेफाक नजर आए तो उसको इंप्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारी अंदरूनी सियासत अनफॉर्चुनेटली इतनी बिखरी हुई है कि इस वक्त इख्तिलाफ इस बात पे नहीं होता कि बात क्या है, इख्तिलाफ इस बात पे होता है कि यार उसने अगर ये कहा है तो मैं इसका उल्टा कहूंगा, और ये हर तरफ से होता है। और मास्टर के साथ आप और आपके जो दोस्त हैं और हमारे जो दोस्त हैं, क्योंकि हमने भी अपनी चूरन चलानी है सोशल मीडिया पे, तो वो इख्तिलाफ जो है वो उसको और बढ़ावा देता है। लेकिन इस किस्म के जो मसाइल होते हैं, चाहे वो अफगानिस्तान का मसला हो या कश्मीर का भी मसला हो, उस पर भी मुझे जो है जो दुख होता है वो ये होता है कि हम एक सियासी कंसेंसस नहीं पेश कर सकते उन चीजों पे जिस पे है। मेरे ख्याल में अफगानिस्तान के मसले पे जनरली इत्तेफाक है, लेकिन अब हमारे पास अनफॉर्चुनेटली वो वसाइल या वो फोरम ही नहीं रहा जहां हम उसका इजहार कर सके। आई वुड हैव एक्सपेक्टेड कि पार्लियामेंट का एक जॉइंट सेशन हो और उसमें जो है वो यकजहती से कहें कि यार हम जो हमारे इख्तिलाफ हैं उनको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर रहे और वो हम इसके 10 मिनट बाद में शुरू कर देंगे। लेकिन इस मसले पे हमारी बेसिक पॉलिसी ये है, और इसकी जो नतीजा है वो आप देख चुके हैं। जब टफ फैसले करने होते हैं तो इस पॉलिटिकल कंसेंसस की जरूरत होती है। अगर आपको याद हो कि यमन ना फौज भेजने की जो हल थी, वो यकीनन सिक्योरिटी मसला होगा, लेकिन जब एक बार पार्लियामेंट ने यकजा होकर कह दिया तो फिर आपको एक कवर भी मिल जाता है कि यार मैं तो करना भी चाहूं तो नहीं कर सकता, देखो यहां मेरा इतना मसाइल। जब आपकी सियासत बिखरी हुई है जैसी है, तो फिर दुनिया भी कहती है कि यार जो मैं कहना चाहता हूं वो कोई ढूंढ सकता है कहीं ना कहीं। डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल बड़ा वैलिड पॉइंट उठा रहे हैं कि हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स जो है या दाखिली मामलात हैं वो हमारी फॉरेन पॉलिसी को मुतासिर करें। आप वहां मौजूद हैं अमेरिका के दौरे पर, मोहित यूसुफ साहब के जो स्टेटमेंट्स हैं जिन्होंने हेडलाइंस बनाई, अब मैं इंटरनल तो छोड़े, मगर जब हमारे यहाँ से बड़े नाम या पोजीशन होल्डर्स फौरन बाहर बैठकर मीडिया को इंटरव्यू दे और उनके बयानात ऐसी हेडलाइंस बनाएं, तो फिर वो कैसे वहाँ रेट होती हैं? जैसा उन्होंने ये कहा कि सिफारती तौर पर अगर बाइडन इमरान खान को फोन नहीं करते तो पाकिस्तान के पास दीगर ऑप्शंस मौजूद हैं, कैसे वहाँ रीड किया गया होगा? या वो ये कहें कि इमरान खान आइंदा कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं देंगे जिससे पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात पर असर पड़े। मतलब फिर बात वहाँ चली जाती है कि हमें अपनी चाह या ख्वाहिश कहनी नहीं आ रही, बता नहीं पा रहे। जैसे अभी ऊपर डिस्कशन में भी आया कि हम अपने आप को या तो एक्सप्लेन कर लें या रिस्ट्रेंट कर लें, हम कहां खड़े हैं, हम तो खुद अपनी पॉलिसी लेकर क्यों इस कदर कंफ्यूज्ड है? देखिए, रिस्ट्रेंट तो जरूर करना चाहिए और डिफेंसिव नहीं होना चाहिए, दोनों बातें मैं कह चुका हूं। लेकिन आप सहाफ़ी हैं और मैं भी एक ज़माने में था, हेडलाइन जो है वो एडिटर बनाता है, बयान जो है वो देने वाला देता है। आई वुड बी वेरी सरप्राइज कि मोहित यूसुफ ने ये हेडलाइन बनाई हुई है कि जनाब अच्छा हो, मैं तो आपको बताता हूँ कि फोन जो है ना बहुत बड़ा मसला। मेरे ख्याल में वो बतंगड़ जो बना, क्योंकि वो एक इंटरेस्टिंग कहानी थी, वो बिकनी थी चूरन, बिक गई।
उसके बाद अब आगे चलें। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि देखिए इट इज वेरी डिफिकल्ट इस वक्त कोई अगर सफारतकारी कर रहा हो या पॉलिसी मेकिंग कर रहा हो अफगानिस्तान पे, तो हैट्स ऑफ। किसी भी मुल्क में ये आसान काम नहीं है। आप इस वक्त उस सियासत में हैं जहां आपकी बातों को ट्विस्ट भी किया जाएगा, उनको टेढ़ा भी किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल खामोश हो जाएं, लेकिन इसका ये मतलब जरूर है, आई एग्री, ये मतलब जरूर है कि और ज्यादा सोच समझ कर बोले। ठीक है। जहां तक मुझे नजर आया इस दौरे में मोहित साहब ने बहुत सी और बातें की, बहुत सी टॉक्स दी, उनकी हेडलाइन क्यों नहीं बनी गई? अच्छा, एक और हेडलाइन भी है कि इमरान खान ऐसे मीडिया इंटरव्यू से गुरेज करेंगे जिनसे अमेरिका नाराज। और उसमें एक पुराने इमरान खान के इंटरव्यू का हवाला है जो पीबीएस को दिया गया था कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में गड़बड़ की और हमें किराए की बंदूक समझा। तो इससे मुताल्लिका मोहित ने ये वहां पर कहा कि गुरेज करेंगे। ये तो एक से ज्यादा हेडलाइंस हैं। हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूं ना, देखिए जब मुश्किल सफारतकारी होगी तो आपको और ज्यादा मोहतात होना चाहिए। नाउ आई डू नॉट नो, मैं सच्ची बात है, आई डू नॉट नो कि ये सार्कास्टिकली कहा गया कि जब आपको पेस्टर किया जा रहा है, या सीरियसली कहा गया। अब जब मैं कुल्ली तौर पे देखता हूं तो जो वो मैसेज लेके गए थे अपनी तरफ से, देखिए मोहित यूसुफ खुसूसन मेरे ख्याल में वो तो मैसेज जो उनका है और लेके गए थे वो था जियो इकोनॉमिक्स का। लेकिन जो सवाल आगे से आता था वो जियो इकोनॉमिक्स का नहीं आता था, वो जियो पॉलिटिक्स का आता था, क्योंकि अब अफगानिस्तान जो मसला है वो सारा हो गया। सो आई डू नॉट वांट टू बी डिफेंसिव हियर, बट व्हाट आई एम सेइंग इज, मैं जो कहना सिर्फ ये चाह रहा हूं कि हमें पेटी बांध लेनी चाहिए। सफारतकारी भी मुश्किल होगी, पॉलिसी मेकिंग भी मुश्किल होगी। कंफ्यूजन और केओस के दौरान ये सोचना कि आप कह देंगे और अगला मान लेगा जब स्टेक्स इतनी हाई हो, ये मेरे ख्याल में खामख्याली। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा और खोलते हुए फिर क्लोजिंग की तरफ आती हूँ कि जनरल साहब ये जो बात कर रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा क्यों मैं बार बार कह रही हूँ कि हमारे यहाँ सिर्फ ऑपोजिशन या आपस की जमातों की रिफ्ट ही नहीं, बाज़ औक़ात जो हुकूमत में बैठे वज़रा हैं उनके बयानात भी प्रॉब्लम्स खड़े कर दे। जैसे मैं मोहित यूसुफ साहब की जब इसकी बात कर रही हूँ, ये फिर कहीं तासुर देता है कि सिविल मिलिट्री क़यादत का आपस में कुछ हैजानी कैफियत तो नहीं मामले को लेकर। थोड़ा पीछे जाएँ तो जब PTI की हुकूमत आई तब चीन को लेकर वज़रा के बयानात सामने आए, उस पर इबहाम और कन्फ्यूजन पैदा हुआ था। फिर वज़रा ने तनकीद की, किकबैक्स के बयानात दिए। तो ये जो फॉरेन पॉलिसी के सेंसिटिव इश्यूज मौजूद हैं, ये इसके ऊपर तो यकसुई होनी चाहिए। ये हमारी लोकल पॉलिटिक्स का सब्जेक्ट तो नहीं बनना चाहिए एक दूसरे के ऊपर किसी भी तरह के गेन्स के लिए। जी, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और जैसे वो कहते हैं कि जिसका काम उसी को साजे, जो ये जितने भी ऐसे बयानात हैं जिनका एक सियासी पहलू होता है इंटरनेशनल रिलेशंस के उसमें, ये जो हमारे फॉरेन ऑफिस के एम्बेसडर और उनकी ट्रेनिंग और ये सब कुछ होता है, ये कोई लेमैन जॉब नहीं है। इट इज नॉट लाइक दिस कि भी कोई भी बंदा जो है ये काम कर सकता है कि जी। तो मैं तो समझता हूँ बल्कि वजीर खारजा को भी चाहिए कि वो अपने जो मेन उनके सेक्रेटरीज हैं जो वजारत खारजा के, उनसे पूछ के, और वजीर आजम को भी चाहिए कि वो उनसे इनपुट लें कि जी इस सिलसिले में हमें क्या बयान देना चाहिए, क्योंकि वो मंजे हुए लोग हैं। और हमें जो हमारे खासकर पुराने सफारतकार हैं उनकी खिदमत हासिल करनी चाहिए। हम बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। जनरल साहब कतई कलामी की माजरत, ऊपर डॉक्टर साहब ने भी कहा कि मुश्किल दौर रहेगा सिफारतकारी पॉलिसी में। क्या आपके ख्याल में हमारे लोग, हम लोग इतना ट्रेंड हैं कि डिप्लोमेटिक वर्ड में हर बयान की एक अहमियत, उसका एक नतीजा और इम्पैक्ट आता है, अंडरस्टैंड करके बयान दिए जाते हैं? देखें, जिनकी ट्रेनिंग है वो तो हैं ट्रेंड इसमें। मैं फॉरेन ऑफिस के लोगों की बात कर रहा हूँ, दे आर वेरी वेल ट्रेंड। मैं उनकी बात नहीं कर रही, मैं अपने मुल्क के वजीर आजम और वज़रा की बात कर रही हूँ। उनको देखें, उनको ये समझने की जरूरत है जो मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए इनपुट्स जो हैं वो जब जिस किस्म का मामला हो, फॉर एग्जाम्पल अगर सिक्योरिटी का मामला है तो आर्मी से इनपुट लेने का कोई प्रॉब्लम नहीं, लेना चाहिए कि ये क्या बात करनी है क्या नहीं करनी है। ये सफारतकारी तो आपका स्पीयर हेड है, ये तो आपको जिसको कहते हैं हराबुल दस्ता होता है, इसमें आपकी बातचीत बहुत अहम होती है। तो मेरा ख्याल है ये बहुत जरूरी है कि ये सब लोग ना बोलें और खामोशी इख्तियार करें। और दूसरे एक चीज मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा, ये मैं कहता रहा हूँ अपनी लीडरशिप को, जहां तक मैं कह सकता हूँ ये बात चलती रहती है। हमने कहीं पर ये समझ लिया है कि जी आजकल दौर जियो इकोनॉमिक्स का है और फलानी मेरी बहन और अपने डॉक्टर साहब अगर इस चीज की तायद करें, जियो इकोनॉमिक्स, जियो पॉलिटिक्स, जियो स्ट्रेटेजी इंटरट्वाइंड है। वन कैन नॉट मूव विदाउट द अदर। ये नहीं हो सकता कि आप दो छोड़ दें और कहें जी मैं इस लाइन पे चल पड़ूं। ये एक रस्सी की तरह है जिसके 3 स्ट्रैंड होते हैं। तो कोई भी, और ये इसका प्रॉब्लम इसलिए होता है कि जब आप किसी एकेडमिक को एक ऐसी जगह पे रख दें जो कि बाकी 2 चीजें नहीं समझता, तो जो वो समझता है उसी की बात करता रहता है। इसी तरीके से अगर आप किसी फौजी को रख देंगे वो जियो स्ट्रेटेजी की बात करता चला जाएगा।
तो कोई ऐसा बंदे की जरूरत है आपको ऐसी जगहों पर जो ये बात समझे कि ये स्ट्रेटजी, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स ये अलग अलग चीजें नहीं है, ये आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं या वो करती हैं। तो ये बहुत जरूरी है। और ये जो आप बात बार बार कह रही हैं, मैं इसकी तायद करता हूं कि किसी भी प्रोफेशनल तरीके से अगर चीजों को आगे चलाना हो तो सब इंस्टीट्यूशन जो हैं वो अपना अपना काम करने के अलावा मुंह मत खोलें उस एरिया में जो उनका एरिया नहीं है। ठीक है, डॉक्टर आदिल साहब आपकी तरफ आऊंगी प्रोग्राम को कंक्लूड करते हुए। पाकिस्तान की पोजीशन अब जहां पर पाकिस्तान मौजूद है, दुनिया कैसे पाकिस्तान को परसीव कर रही है, वो चाहे अमेरिका है, चाइना है, रशिया है, भारत है या फिर रीजनल जो यहां पर पावर्स मौजूद हैं, पाकिस्तान की इस पोजीशन को देखते हुए क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान मामले पर सोलो फ्लाइट ले रहा है और किस किस्म की पॉलिसी होनी है अफगानिस्तान को मद्देनजर रखते हुए? देखिए, मेरे ख्याल में एक तरह से जो पॉलिसी कम से कम हम बयान करते हैं वो तो दुरुस्त है कि अफगानिस्तान का मसला अफगानिस्तान का मसला है और हमारे फेवरेट नहीं है। अब हमें साबित ये करना है दुनिया पे भी और अपनी अवाम पे भी कि ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक हकीकत है। और इसको साबित करना कोई आसान नहीं होगा, क्योंकि जैसे हमने पहले बात की, इसके पीछे एक तारीख है। उस तारीख में बहुत सारी गलतियां हैं, उन गलतियों में से बहुत सारी गलतियां हमारी गलतियां हैं। तो दुनिया को भी, लेकिन दुनिया से ज्यादा अपने आप को ये कन्विंस करना कि अब हम इस पॉलिसी पे कारबंद रहेंगे। और इस पॉलिसी पे कारबंद रहने का मतलब ये नहीं है कि एक बार आपने कह दिया तो हो गई, क्योंकि जैसे हमने पहले बात की, चाहे वो रेफ्यूजीज का मसला हो, चाहे वो बॉर्डर का मसला हो, चाहे वो दूसरी ताकतों का मसला हो, ये दीज आर सीरियस स्टेक्स। सो जब आप खुसूसन जब आप पॉलिसी, एक तरफ तो केओस है जो हमने बात की, दूसरी तरफ आप एक पॉलिसी का भी एक नई रास्ता निकाल रहे हैं, तो दोनों मुश्किल काम जब एक साथ आ गए तो हमें फिर पेटी बांधनी पड़ेगी, हमें कार बंद होना पड़ेगा। और ये हमें यकीन होना होगा कि मुश्किल हालात आएंगे, लेकिन उस मुश्किल हालात में हम वेवर ना करें। एंड दैट इज वाई जो मैं वो नेशनल कंसेंसस, सिर्फ सियासत की बात नहीं है, चाहे वो इदारों का हो, चाहे वो पॉलिटिक्स का हो, चाहे वो अवाम का हो, हमें वो गुफ्तगू करनी पड़ेगी। उस गुफ्तगू में चीखें भी आएंगी, एक दो गालियां भी निकलेंगी, कुछ गुस्सा भी आएगा, क्योंकि आपके स्टेक्स ज्यादा हैं। लेकिन यहां जो मसला है, जब हम स्टेक्स की बात करते हैं, तो मैं एक आखिरी बात ये कहूंगा, स्टेक्स सिर्फ वो नहीं है कि काबुल पे ये आ गया या वो आ गया। देखिए, काबुल पे जिसने आना है वो आ जाएगा किसी वक्त, लेकिन अफगानिस्तान से अमेरिका निकल सकता है, पाकिस्तान नहीं निकल सकता। पाकिस्तान अपनी ज्योग्राफिया नहीं तब्दील कर सकता। पाकिस्तान उठ के ये नहीं कह सकता मैं जी पैसिफिक में आइलैंड बनने लगा। तो अफगानिस्तान हमारा हमसाया है, रहेगा। एंड दैट इज वाई इवन अगर शॉर्ट टर्म गेन ना हो, लॉन्ग टर्म में हमें इस रिलेशनशिप को सीधा करना होगा। लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप सीधा होनी है, मगर पाकिस्तान के स्टेक्स हाई हैं यहाँ पर। जनरल साहब, तो लास्ट इंक्लूड करते हुए, पाकिस्तान जिस पोजीशन पर है या दुनिया हमें जिस तरह से देख रही है, पाकिस्तान की पॉलिसी होनी क्या चाहिए? क्या हम तन्हा हैं जहां से हम देख रहे हैं या सोच रहे हैं? ये मेरा ख्याल बिल्कुल तन्हा नहीं है। पाकिस्तान की पॉलिसी को ज्यादा मजबूत बनाने की जरूरत है। चीन के साथ जो हमसाया ममालिक हैं, अफगानिस्तान के सिलसिले में बात कर रहा हूँ, और अमेरिका को जरूर और बेशक ऑन बोर्ड रखें। लेकिन जब अगर मेरी पहली एनालिसिस ठीक है कि अमेरिका डजंट वांट पीस, तो आप उनको एंगेज ही रख सकते हैं। सुपर पावर है, नेचुरली आप अपने बटन तो खोल नहीं सकते, सीना तान के खड़े हो नहीं सकते। हमें अपने वजन से ज्यादा खेलने की जरूरत नहीं है, उतना ही खेलें। लेकिन ये जरूर है, पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि सबसे ज्यादा स्टेक अगर हमारे हैं, जैसे कि आज अमीर साहब भी कह रहे थे, तो जब आप कहते हैं कि वी हैव नो फेवरेट्स और आप कहते हैं अफगान लेड, अफगान ओन्ड, तो आप जोर दीजिए बाकी सब पर भी, प्लीज लीव दी अफगान्स टू अफगानिस्तान टू अफगान्स। और दूसरा ये जो बात है, हम कहते हैं कि अगर जोर जबरदस्ती किया तो नहीं मानेंगे, फलाना हुआ तो नहीं मानेंगे, यूके कह रहा है कि हम बात करेंगे उनसे, अमेरिका कह रहा है कि हम बात करेंगे उनसे, हमें क्या जरूरत है अजीब अजीब बयान देने की? हमें चाहिए कि हम कहें जी अफगान खुद अपना मसला हल करें। जब मसला हल हो जाएगा तो जो भी लेजिटिमेट हुकूमत जिस तरीके से आएगी, क्योंकि वो ग्रैंड जिरगे से भी आ सकती है, किसी और तरीके से आ सकती है, हम उसके साथ उनके बाद आगे बातचीत उनके साथ खोलेंगे और करेंगे। उस वक्त तक हमारा ये दो असूल जो है हमारे ये ठीक है, इन पे कायम रहे। लेकिन हम कायम तब रह सकेंगे, ये मेरा ख्याल है, जबकि दूसरे लोग भी इस पे कायम रहें। ये कोई वन साइडेड बात नहीं हो सकती कि आपके तो नो फेवरेट्स हों और आप तो अफगान लेड हों, अफगान ओन्ड का इंतजार कर रहे हैं, और बाकी जो ना एक साइड की पूरी हमायत कर रहे हो, उनको वापा कदम जमाने में कोशिश कर रहे हो। और दूसरा एक छोटी सी बात मैं कर दूं, मेरा एनालिसिस ये है कि 6 महीने ये रहेगी, ये जो भी चपकलिश हो रही है, 6 महीने से 2 साल लगेंगे। उसके बाद ग्रैंड जिरगा होगा, अफगान तालिबान मेजर स्टेक होल्डर्स होंगे मिलिटरीली और पॉलिटिकली,
वो बाकी लोगों को साथ मिलाएंगे सिवाय अशरफ गनी के। अशरफ गनी का इसमें कोई मेरा ख्याल है कि फ्यूचर नहीं है यहाँ आप दोनों ये क्या हो गया कि अशरफ गनी माइनस हो गया इस पूरी सूरत। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब हमारे साथ थे, डॉक्टर आदिल नजम साहब हमारे साथ थे। पाकिस्तान ने जो पॉलिसी दी है अफगानिस्तान को लेकर उस पर खुद भी अमल पैरा होना है, दुनिया को भी बावर कराना है कि अफगानिस्तान अफगानियों के लिए है। मगर जनरल साहब कहते हैं अगर दीगर कुव्वतें एक्टिव होंगी तो मजबूरन पाकिस्तान को भी एक्टिव होना होगा। तो अफगानिस्तान को अफगानियों के लिए छोड़ा जाए और वो कहते हैं 6 माह बाद एक ग्रैंड जरगा और फिर ये सोल्यूशन की तरफ बढ़ेगा। देखते हैं आने वाले दिनों में अफगानिस्तान के हालात कैसे अनफोल्ड होते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।